हम लोग पिछले टर्म में पढ़ रहे थे परासरण दाब, याद होगा परासरण दाब पढ़ाया गया था और परासरण दाब के बारे में हमने बताया था कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जब विलायक स्वतंत्र रूप से क्या करता है, प्रवाहित होता है, स्वतंत्र रूप से प्रवाह करता है, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। और इस क्रिया को रोकने के लिए उस विलयन के ऊपर जो न्यूनतम दाब अप्लाई करते हैं, उस न्यूनतम से न्यूनतम दाब को हम क्या कहते हैं बच्चा, परासरण दाब कहते हैं। और ये जो तनु से सांद्र में जाता है उसके बीच में एक माध्यम होता है, उस माध्यम का क्या नाम रखा गया, अर्धपारगम्य झिल्ली। एक ऐसी झिल्ली जिससे केवल और केवल विलायक के कण ही छनके जा पाते हैं, विलय के बिल्कुल भी नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसके बारे में हमने पूरी जानकारी बताई थी कि अर्धपारगम्य प्राकृतिक रूप से बनी हुई कोई भी झिल्ली पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं है, पूर्ण रूप से कोई भी अर्धपारगम्य नहीं है। हाँ, लेकिन ट्राब के द्वारा, ट्राब ने सन 1864 ईस्वी में कॉपर फेरोसाइनाइड करके एक अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई जो पूर्ण रूप से क्या है, अर्धपारगम्य। और यह इसे कृत्रिम झिल्ली या फिर रासायनिक झिल्ली के भी नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी लल्ला। आज हम लोग जानेंगे परासरण दाब के नियम। हेडिंग लिखो, परासरण दाब के नियम। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम बोला जाए। देखो, परासरण दाब के निम्नलिखित, परासरण दाब के निम्नलिखित, परासरण दाब के निम्नलिखित दो नियम हैं। परासरण दाब के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नंबर, बॉयल वांट हाफ नियम। दूसरा है चार्ल्स वांट हाफ, हाफ लिखना चाहिए, हाफ लिखना है भी, हाफ नियम, बायल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम। जिसमें पहले हेडिंग हम लोग लिखेंगे बायल, क्या दिक्कत आ गई इसमें, बायल वांट हाफ नियम। थोड़ा सा ये ऐप नहीं बन पा रहा है, बायल वांट हाफ लॉ। ठीक है, चलो जी समझते हैं, फटाफट उतारो इतना। क्या है बायल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम? जो है एकदम आसान है, पेपर में कई बार आए हैं, लेकिन अक्सर इनसे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा या डेरिवेशन जो इसका है वो कभी कभी आ जाता है, लेकिन कठिन है नहीं। एक याद रखना तुम्हें कोड है पीटीसी, पीटीसी, ये कोड याद रखना है दोनों में। दोनों में पी को छोड़कर एक एक को स्थिर करना है। पहले हम टी को स्थिर करेंगे, फिर किसको स्थिर करेंगे, सी को। दोनों में पी रहेगा क्योंकि परासरण दाब है, तो प्रेशर तो दोनों में रहेगा। प्रेशर के बाद जो दोनों है उसको क्रमशः स्थिर करेंगे। बायल में पहले टी को और चार्ल्स में फिर सी को। परिभाषा यहीं से बनेगा। तो टी स्थिर हो गया तो परिभाषा क्या आएगी, स्थिर ताप पर, सबसे पहले इसी को बोलना अनिवार्य है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P
उस विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन की सांद्रता C के क्या होता है, समानुपाती होता है। मामला समझ में आ गया। अब यहां पे जो सांद्रता C है, अतः हमें पता है 1 मोल विलयन के लिए, कितने मोल, 1 मोल विलयन के लिए, विलयन के लिए, क्योंकि C बराबर तो देखो होता है कितना, N/V। C इक्वल टू कितना होता है, N/V। N क्या है, मोलों की संख्या, V क्या है, सांद्रता। C बराबर प्रति लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की कुल संख्या, उस विलयन की मोलरता, यानी कि हमने सीधे सीधे यहां पर सांद्रता से रिप्रेजेंट कर दिया गया जी, ठीक है ना। तो N/V, तो सर जी मोलों की संख्या कितनी लिखी गई है, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/V। तो इस समीकरण 1 में हम यह C का मान रखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 में C का मान रखने पर, रख दो तो P रिवर्सिबल 1 कितना हो जाएगा, V। तो यहां से भी बायल-वार्नहाफ नियम की परिभाषा बनती है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन के आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चाहिए दोनों के अनुसार परिभाषा तुम बता सकते हो, इसको ही बताते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाते क्या लगता है, स्थिरांक या नियतांक लगाएंगे भैया। तो स्थिरांक या नियतांक यहाँ पे क्या लग जाएगा, P इक्वल टू, बता दो जी फटाफट, P इक्वल टू क्या लग जाएगा स्थिरांक, यहाँ पे K लगाते हैं हम लोग, है ना, स्थिरांक K बाई V, और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू K, जहां K स्थिरांक या नियतांक है, ठीक है ना भैया। ये आया समीकरण किसका, चार्ल्स वांट हाफ नियम का समीकरण नंबर, इसको हम 2 देकर छोड़ रहे हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये रहा पीवी इक्वल टू के। अब यदि कह दिया कि विलयन 2 हो, कितने विलयन लिए गए हो, 2 अंगी विलयन हो, यदि 2 विलयन हो तो क्या होगा, तो कहेंगे यदि 2 विलयन हो तो प्रथम विलयन के लिए, प्रथम विलयन के लिए क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू के, पहले विलयन का प्रेशर P और दूसरे का प्रेशर V1, और स्थिरांक तो स्थिरांक ही रहेगा जी। और दूसरे विलयन के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय विलयन के लिए क्या लिख सकते हैं भैया, P2 V2 इज इक्वल टू के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहा है क्या, ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर है, तो क्या हम दोनों को कह सकते हैं समीकरण, इसको हम बना लेते हैं A और इसको समीकरण नंबर B, कहेंगे समीकरण A व B से, A व B से क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि क्या लिख सकते हैं लल्ला, P1 बटे के P2 इक्वल टू V2 बटे के V1 लिखा जा सकता है कि नहीं जी। त्रिया गुणा कर दिए, P को P के नीचे और V को V के नीचे, तो P1 बटे के P2 और V2 बटे के V1। अब ये नहीं करें कि ये उल्टा जगह से V1 बटे के V2 कर दीजिए, तो V2 पहले इधर है तो V1 को भेजेगा तो V2 बटा के V1 ना होगा, ये बन जाएगा, मामला तय हुआ। तो ये इतना रहा बायल-वार्नहाफ नियम और उसके रहे यह सूत्र। तो सवाल अक्सर इस पर लगा सकते हैं या इस पर सवाल लगा सकते हैं, किसी 2 विलयन में एक विलयन का आयतन हमको दे देगा, प्रेशर दे देगा, कोई एक मान पूछ लेगा, किसी 3 का मान देकर चौथे का मान हमसे पूछ सकता, इसकी सहायता से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखा जाए, परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई है, पीटीसी कोड याद रखो, पीटीसी, टी को पहले साइलेंट करेंगे बायल में, तो कहेंगे स्थिर ताप पर, देखो परिभाषा, स्थिर ताप पर किसी
विलयन का परासरण दाब P स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P, परासरण दाब P उस विलयन की सांद्रता C के, उस विलयन की सांद्रता C के, उस विलयन की सांद्रता C और क कप एक मात्रा K, C के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। उस विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। मामला समझ में आया लल्ला? कोई दिक्कत है किसी को? सांद्रता को यहां पर C से दर्शाया गया है, चार्ल्स वांट ऑफ बायल वांट ऑफ के नियम के अंतर्गत, ठीक है ना। यहां पर वास्तव में ये जो सांद्रता है मूलरता वाली सांद्रता है। कौन सी है? मूलरता की सांद्रता। सांद्रता को व्यक्त करने के टोटल 9 विधि हमने लिखवाया था ना, 9, तो 9 में से ये मूलरता वाली सांद्रता है, क्योंकि प्रेशर में हम आयतन लेंगे। प्रेशर किसका नापा जाएगा? लिक्विड का ना, विलयन लिक्विड, तो लिक्विड के लिए जो सांद्रता सबसे परफेक्ट बैठ रही है वो है मूलरता वाली। तो यहां पे हम C से रिप्रेजेंट किए, C इक्वल टू N/V, क्योंकि चार्ल्स और बायल ने, चार्ल्स बायल और वान हाफ में C ही इस्तेमाल किया जाता है, M इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन में कभी कभी M करके दे देता है, लेकिन M को हमें समझना होगा कि जो मोलरता है वास्तव में सांद्रता C के ही बराबर है N/V। N को हम लोग जानते हैं अच्छे से, छोटकी डबलुआ की छोटकी मम्मी और V बटे के लीटर, ये ना मोलरता में हमने लिखवाया, देख लो जाकर, ये मोलरता में लिखाया गया M इक्वल टू W बटा के M बटा के V, और इसी को हमने कहते हैं क्या? स्मॉल n, N/V। मामला क्लियर हुआ? तो रख दिया गया यहां पर, और n की वैल्यू 1 मोल यानी n का मान 1 है, तो C इक्वल टू 1/V, तो P इज प्रोपोर्शनल 1/V। इसके अनुसार परिभाषा कोई पूछ दे तो कह सकते हो कि किस स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन के आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। बाकी यहां से लेकर यहां तक उतार लो। यहां पर देखो 2 विलयन लिया गया, 2 विलयन बनाया गया है, और दोनों विलयन में से किसी एक विलयन का दाब हमें पता है। इस विलयन का प्रेशर हमें पता है P1 और इसका प्रेशर P2 पता नहीं है। इसका आयतन V1 हमें ज्ञात है, इसका V2 भी ज्ञात है, लेकिन प्रेशर नहीं पता है। तो प्रेशर निकालेंगे कैसे इस विलयन का? इस वाले पर रख देंगे, जैसे इसका 1 है, 1 है, 1 मान दिया गया, मान लेते सपोज, रख कर हम क्या निकाल लेंगे? P2 निकालेंगे, कितना P2 आएगा। अगर यहां पर मान लेते हैं कि P2 दे दिया 2 और V2 ही पूछ रहा है या V1 पूछ रहा है, तो इस पर इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो पहला विलयन के लिए प्रेशर P1 P2, P1 V1, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? P2 V2। अब दोनों का स्थिरांक क्या आएगा? स्थिरांक तो K और K ही रहेगा, तो हमने बोला कि ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर है, तो दोनों जब K के बराबर तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, और दोनों एक दूसरे के बराबर, तो हमने P1 बटे के P2 कर दिया, अब V2 बटे के V1 तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला आ गया। उतार लो। चार्ल्स वांट ऑफ नियम, जैसा कि इसके लिए हमने भी बताया, तो वही कोड है PTC। किसको साइलेंट करना है? C को। अब बता दो क्या परिभाषा हो जाएगी? स्थिर सांद्रता पर, सांद्रता स्थिर हो गई, कहेंगे स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है। बस यही सिंपल सा कहना, ठीक है ना। फिर से रिपीट करें, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन के परम ताप T कौन सा है? परम ताप T के समानुपाती होता है। सबको पता समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक के लगाएंगे, R इज इक्वल टू KT हो जाएगा समीकरण नंबर 1, जहां K क्या है? स्थिरांक है या नियतांक है। ये इतना तो आ गया सर जी, लेकिन विलयन कितना हो? 2 यदि हो तब क्या करेंगे? R नहीं, P है जी, R बन गया है, जब वो कैसे लिखे होंगे ऐसे खिंच गया होगा। P इक्वल टू KT, यदि 2 विलयन हो तो क्या होगा भैया? प्रथम के लिए बताओ, पहले विलयन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? P1 इक्वल टू K T1। K1 नहीं करेंगे, K तो K ही रहेगा ना, K में कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या लिख सकते हैं? P1 इज इक्वल
P1 बटे के T1 इज इक्वल टू के लिख सकते हैं क्या? पक्षांतर कर देंगे, बन जाएगा समीकरण नंबर ए। और द्वितीय विलयन के लिए, द्वितीय विलयन के लिए क्या हो जाएगा? विलयन के लिए P2 इज इक्वल टू के T2 लिख सकते हैं क्या? पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? P2 बटा के T2 इज इक्वल टू के। जब दोनों के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं लिख सकते हैं। हम यहां पर चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P1 बटे के P बटे के T इज इक्वल टू के भी लिख सकते थे हम लोग। पक्षांतर करें PT बटा के P बाई T इज इक्वल टू के। अब समीकरण ए भी दोनों के बराबर है तो कहेंगे अतः समीकरण ए व बी से क्या लिख सकते हैं भैया? P1 बटे के T1 इज इक्वल टू P2 बटे के T2। एक पक्ष में एक जैसा को प्रेशर टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ, तो इसको यहां पे भेज देंगे तो P1 बटे के क्या हो जाएगा? ये नीचे, और यहां पे चला जाएगा T1, तो T1 बटे के क्या हो जाएगा? T2। क्लियर हुआ? यही है फार्मूला भैया, ये दोनों, एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला। इसी के जरिए हम किसका मान निकाल सकते हैं? चार्ल्स वान हाफ गुणांक या चार्ल्स वान हाफ का नियम के अनुसार प्रेशर टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो परिभाषा लिख लोगे अपने से? क्या लिखोगे? फिर से सुन लो, खुद से लिखना है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासर दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। लिख लोगे ना? परिभाषा लिखकर उतार लो। अभी हमने बायल का नियम पढ़ाया है ना, तो इसमें क्या बायल का नियम लिख सकते हैं क्या? बायल वांट हाफ नियम, बायल वांट हाफ नियम के अनुसार क्या लिखा जा सकता है बच्चा? P रिवर्सिबल 1/V लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि C रखेंगे फिर से हमें लाना ही पड़ेगा, तो तुरंत इसी को रख देते P प्रोपोर्शनल 1/V। ये बायल के अनुसार है। और चार्ल्स के अनुसार क्या भी हम लोगों ने जाना है? चार्ल्स वांट हाफ, चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार अभी हम लोग जानते हैं कि अनुसार क्या है भैया? P प्रोपोर्शनल T है, समीकरण नंबर 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बायल का इस वाले के अंतर्गत क्या परिभाषा आ जाएगी कि किसी विलयन का परासर दाब P उस विलयन की आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। और सांद्रता के केस में बोलोगे तो क्या होगा? सांद्रता के केस में हो जाएगा कि किसी विलयन का स्थिर ताप पर किसी विलयन की परासर दाब P उस विलयन सांद्रता C के समानुपाती। कई बार बहुविकल्पी में ऐसा हुआ है क्वेश्चन कि ये देकर पूछ दिया P प्रोपोर्शनल 1/V में कितने मोल हैं, मोलों की संख्या कितनी है, तो वह जानता है, सबको पता होना चाहिए कि ये कितने मोल के लिए रखा गया। एक यहां पर n होता है n/V, और n का मान कितना रखा गया है? 1 रखा गया, तो यह 1 मोल के लिए। और यहां पर अगर संख्या दे दिया सपोज दैट 5 n/V, कुछ इस प्रकार से दे दिया P प्रोपोर्शनल 5/V, या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है P इज इक्वल टू K 5 के भी दे देगा, कुछ भी करके। तो यहां पर जो वैल्यू है इसके मोल कभी कभी पूछ लेता है कि मोलों की संख्या बताइए। ये ऑप्शनल में आए हुए सवाल है, ठीक है ना, कि इसमें बताइए इस विलयन में परासर दाब कितने मोल का निकाला जा रहा है, कितने मोल विलयन के लिए। तो कितने मोल विलय है? 5, 2 है तो 2 और 1 है तो 1। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या जी? नहीं ना। इन दोनों नियमों में जरा गौर करने वाली बात है कि दोनों ही P के समानुपाती है। एक समानुपाती, एक क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या हम लिख सकते हैं या इसको इतना समीकरण 1 व 2 से क्या बना सकते हैं जरा बताना भैया? P प्रोपोर्शनल T/V क्या लिखा जा सकता है? दोनों को एक साथ हमने मर्ज कर दिया, कहेंगे P T के समानुपाती है और P V के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/में है तो, ठीक है।
रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ना पता है? अरे व्युत्क्रमानुपाती नहीं पता है किधर? ओहो हाई, जब एक बटा के जब होला तो व्युत्क्रमानुपाती बोले जाला, आज जब बराबर में रहला बराबर और बिना बटा में ओके समानुपाती बोले जाला। मामला समझ आया? कैसे पता चलेगा? गधा पूछ रहा है बचपन वाली बातों को। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगेगा जी। तो नियतांक यहाँ का जो लगेगा P इक्वल टू एस टी बाई भी, एस लगाया जाएगा एस। और कभी कभी कई जगहों पर किताबों में आर लिखता है, जहां या जहां एस क्या है? एस विलयन, विलयन स्थिरांक है। और जहां आर लिखा जाता है ना, वो गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। लेकिन फिर भी किताबों में यहाँ पे आर और एस दोनों लिखा हुआ मिलता है। तो आर लिखा होगा तो गैस स्थिरांक या विलयन स्थिरांक कहते हैं, लेकिन अक्सर विलयन वाले लेसन में विलयन लिखा जाता है, एस लिखा जाता है। तो P इक्वल टू एस बाई टी, एस टी बाई बी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो रिपीट करते हैं, कितना समय भी उन सबको है। कई जगहों पे इस एस को आर भी लिखा हुआ पाओगे, एस को आर लिख दिया जाता है। तो अगर आर लिखा है तो यस और आर दोनों बराबर है, और इसका मान तय होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। अगर कुछ और मान होगा तो उस पेपर में दे देगा कि आर की वैल्यू क्या रखनी है, लेकिन अक्सर यही वैल्यू रखी जाती है इस विलयन स्थिरांक के लिए, एस और आर का मान। फिर से रिपीट कर दिए, P 1/V है, P 1/V है बायल के अनुसार, P समानुपाती T है चार्ल्स के अनुसार। दोनों बराबर दिख रहा है तो दोनों को हमने मर्ज करा दिया, P समानुपाती का यानी समानुपाती का चिन्ह लग गया और T बाई भी लग गया। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगेगा S, जहां S को विलयन स्थिरांक कहते हैं। कई जगहों पे R लिखा हुआ पा सकते हो, R को गैसीय स्थिरांक कहते हैं अगर गैसीय सॉल्यूशन है तो, ठीक है ना। अगर गैस गैस का विलयन है तो गैसीय सॉल्यूशन R लग जाता है। तो R या S दोनों का मान तय होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 8.21 भी होता है तो मात्रक अलग हो जाता है, लेकिन अक्सर इसमें यही लगाया जाएगा, रखा जाएगा। अब क्या हुआ, इसको समीकरण नंबर 1 मान के इतना, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 को आगे बढ़ाया जाए तो हम इसको त्रिय गुणा करेंगे ऐसे, तो क्या लिख सकते हैं? PB इज इक्वल टू ST लिखा जा सकता है क्या? PB इज इक्वल टू ST समीकरण A बनाते चल रहे हैं। यह कितने मोल के लिए आया? केवल 1 मोल के लिए। देखो N का मान कितना रखा गया है? 1 ना, N का मान 1 रखते आए हैं तो यह 1 मोल के लिए कहेंगे समीकरण A 1 मोल के लिए तनु विलयन का समीकरण है। लेकिन यदि मोलों की संख्या, यदि मोलों की संख्या स्मॉल n हो तो, यदि मोलों की संख्या n कर दी जाए यानी 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आए तो क्या होगा उस केस में? तो सर जी यहां पर लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू NST। क्या लिख सकते हैं? PB इज इक्वल टू NST, क्योंकि यहीं पर ना एक आएगा ऊपर वाला जगह पर, नहीं पाएगा तो NST। यह कितने मोल के लिए आया? N मोल के लिए। सारा का सारा समीकरण बनता चल रहा है तनु विलयन का, जानने की बात है। यहां तक कितना आ गया। इसको आगे यदि बढ़ाया जाए और समीकरण प्राप्त करने के लिए तो क्या लिख सकते हैं बच्चा? सबको पता है, अतः स्मॉल n मोलों की संख्या है जी। अब मोलों की संख्या बराबर छोटका डबल हुआ की छोटकी मम्मी होता है ना, W बटा के M, W बटा के M समीकरण B में रखने पर, समीकरण B में मान रखने पर रख दो तो PB इज इक्वल टू W बाई M ST हो जाएगा। एक ये भी समीकरण बन गया C तनु विलयन के लिए। तो जिस हिसाब से वैल्यू देगा उसके हिसाब से मान हल करेंगे, रखते चलेंगे जी। आगे क्या हो जाएगा सर जी? हम इसको समीकरण B से ही आगे बढ़ाते हैं। यदि V को पक्षांतर करें तो P इक्वल टू N बाई V ST लिख सकते हैं क्या? समीकरण B से, समीकरण B से कैसा बना सकते हैं? जो यहां का भी है नीचे भेज दिए, N बाई V ST। जरा बताओ N बाई V को अभी हमने कुछ समय पहले बताया क्या कहते हैं?
N/V को क्या कहते हैं? सांद्रता, या इसी को मोलरता क्या कहते हैं? सांद्रता या फिर मोलरता। यानी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू CST। C जहां C क्या है? जहां C सांद्रता है। और कौन सी सांद्रता भैया? मोलरता वाली सांद्रता। और समीकरण नंबर क्या बन गया? D। तो A, B, C और D ये जो चारों समीकरण दिख रहे हैं, ये चारों के चारों ही तनु विलयन के लिए सामान्य समीकरण है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग कि अतः समीकरण A, B, C व D तनु विलयन के लिए सामान्य समीकरण है। क्या कोई कठिन है क्या? रिपीट, यहां से मामला समझ में आया ना? बस हमने कुछ नहीं किया, इसको यहां भेजा, PbHT बना, और ये हमने 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया तो लिख दिया 1 मोल के लिए। लेकिन यदि मोलों की संख्या n हो तो यहां पर हम कितना रख देंगे? n। Pb = NHT हो जाएगा। और कुछ नहीं सर जी, n बराबर मोलों की संख्या W बटा के m होता है, W बटा के m रख दिया हमने यहां पर, तो Pb = W बटा के MHT बन गया। समीकरण नंबर C बना। हमने कहा समीकरण B को एक और तरीके से लिख सकते हैं, B को पक्षांतर करिए तो P = N/VHT लिखेंगे, और N/V का मतलब होता है सांद्रता, W बटा के M बटा के B मोलरता में सांद्रता, यानी जिसको C से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। P = CST। मामला समझ में आ गया ना? सबको पता है जहां कौन कौन क्या क्या। P प्रेशर है, परासरण दाब है, C सांद्रता है, S विलयन स्थिरांक है, T परमताप। उतार लो फटाफट।